हर दिन प्रोटेस्ट का जो हम लोग जंतर मंतर पे हम लोगों ने बिताया, उस दौरान धीरे धीरे एक के बाद एक वो लोग जो मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को, कम्युनिस्टों को, जेएनयू वालों को या किसी भी यूनिवर्सिटी वालों को, या हर वो इंसान जो सरकार से क्रिटिकली सवाल पूछे, उसके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करे या उसके बारे में कुछ सवाल पूछ ले, हर उस इंसान को इस देश में देशद्रोही समझना, मतलब सरकार से सवाल पूछना मतलब देश के खिलाफ बोल देना, ये जो कॉमन सेंस बना दिया गया था, इस मूवमेंट के दौरान ये कॉमन सेंस टूटा। ऐसे कितने सारे लोग जो पहले भाजपा सपोर्टर्स हुआ करते थे और जिन्हें लगता था कि प्रोटेस्ट्स में तो सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनका ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, जो बेरोज़गार हैं और जिन्हें या तो सोरोस फंड कर रहा है या चाइना फंड कर रहा है या राहुल गांधी फंड कर रहा है कि आप जा कर के सत्ता गिराइए। सच में लोग ऐसा मानते थे। लेकिन वो 23 दिन का हंगर स्ट्राइक जिस पे हम लोग जंतर मंतर पे बैठे, हर एक दिन मैं आपको बता नहीं सकती, हमारे पास लोग आते थे दर्जनों की संख्या में और माफ़ी मांगते थे, आंसुओं के साथ फूट फूट के रोते हुए हमसे माफ़ी मांगते थे। क्या कहते थे? कहते थे कि हमारी ही गलती है, हम ही ने इसको बार बार वोट किया, हमारी वजह से भूखी बैठी हो तुम, माफ़ कर दो हमें। ये कहते थे हम लोगों को, हमारा सर सहलाते थे, हमारा पैर दबाते थे, कहते थे माफ़ कर दो। आज हम लोगों ने ये गलती नहीं की होती, हमारे देश के लिए बार बार गलत राजनीति नहीं चुनी होती, तो शायद वो 22 बच्चे जिंदा होते, शायद तुम्हें आज इस गर्मी में, बारिश में, धूप में भूखा नहीं बैठना पड़ता यहाँ पे। तो जहाँ पे उन्हें हमें देख करके बुरा लग रहा था, वहीं पे वो दया या वो एम्पैथी या वो दुख, वो गुस्से में कन्वर्ट कर रहे थे भाजपा के खिलाफ। और ये वो सेक्शन था जो भाजपा का सपोर्टर था। और इसमें इतनी एस्टोनिशिंग बात मैं आपको बताऊं, रोज़ हम देखते थे कि बाकी लोगों के माँ बाप आते थे हमारे पास, अपने बच्चों को भी लेके आते थे या बच्चों के बिना आते थे और माफ़ी मांगते थे और कहते थे अब हम ये गलती नहीं करेंगे। मेरी भूख हड़ताल के 22वें दिन और 19 तारीख को, मार्च से एक दिन पहले, मेरी मम्मी आई प्रोटेस्ट साइट पे। मेरा पूरा परिवार बीजेपी सपोर्टर है। वाकई बीजेपी सपोर्टर है। मेरी मम्मी आई और मैं सोई हुई थी क्योंकि तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी जंतर मंतर पे और सर बदन सब दर्द हो रहा था। हमारा 22वां दिन था भूख हड़ताल का वो। तो हम सो रहे थे और हमारे आसपास के जो आयशा के साथी थे वो डर रहे थे कि इनको जगाओ मत, या तो ये मर जाएंगे अगर इनको जगाएंगे, या तो ये इतना गुस्सा हो जाएंगे कि हमें मार देंगे। तो मुझे बहुत ऐसे एप्रीहेंसिवली साथी अभिज्ञान है, उन्होंने जगाया, बोला कि एक औरत आई है, वो कह रही है तुम्हारी माँ है। तो मैंने उसको ऐसे देखा कि मजाक का समय नहीं है मेरे पास, और मैं सो गई वापस। फिर 1 मिनट बाद वो आया, वो कहता, उसने कहा कि यार वो कह रही हैं कि वो बरेली से आई हैं और वो सच में तुम्हारी माँ है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने चश्मा पहना क्योंकि मैं चश्मा खोल के सो रही थी। मैंने बोला कहाँ है? तो उसने भीड़ में ढूंढा और वहाँ पे मास्क पहन के सचमुच मेरी माँ खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि मेरी माँ को मैंने नहीं बताया था मैं भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ, उनको खुद पता चल गया था। और जब उन्हें पता चला उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि हर बार बैठ जाना है तुमको, क्या परेशानी है तुमको, कहाँ है वो बच्चे जिसके लिए तुम बैठ रही हो, वो तो बैठे नहीं हुए हैं, तुमको बैठ जाना है, तुमको और कुछ काम नहीं है। और फिर जो जेएनयू के बारे में बातें बोली जाती हैं कि जेएनयू वाले बस यही करते हैं, वो ये मानती थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम जेएनयू वाले यही सब करते हो, यही तुमने वहीं से सीखा है, कुछ काम धाम करना नहीं है, पीएचडी कब जमा करोगी, क्या बैठने की ज़रूरत है भूख हड़ताल पे। बहुत उन्होंने डांटा। और मैंने कहा मम्मी मैं 5-6-7 दिन हो गया था भूख हड़ताल पे, मैंने कहा मेरे पास ना बिल्कुल एनर्जी नहीं है, हमारा बहुत डिसएग्रीमेंट होता है राजनीतिक। तो मैंने कहा अब आप भी मेरे पास डिसएग्रीमेंट करने का हिम्मत नहीं है, आप अगर कुछ इनकरेजिंग नहीं बोल रही हो तो फ़ोन रख दो, मेरा हो नहीं पाएगा। तो मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैंने फ़ोन नहीं उठाया मम्मी का, किया उन्होंने 1-2 बार, पर मम्मी को समझ आ गया कि अब मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई भी थी और आप थके हुए हालत में ये नहीं सुनना चाहते हैं कि मत करो भूख हड़ताल। बहुत
ऑलरेडी बहुत एनर्जी लगती है कि आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आपको बहुत एंगेज नहीं करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, पल्स कंट्रोल करना है, वरना वीकनेस होती है, तमाम चीज़ें। तो मैं नहीं चाह रही थी एंगेज करना। तो वो उस दिन पहुंच गई और मुझे समझ नहीं आया अभी क्या करेंगी। तो मैं बहुत डर भी रही थी, हो सकता है मम्मी बोल दें कि अभी चलो, अभी चलो मेरे साथ, और बैग में जूस लेकर आई हूँ, हो सकता है। पर मेरी मम्मी आई, मम्मी ने गले लगाया, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सब आयशा वालों से घिरी हो तो इसलिए कुछ बोला ना हो। तो गले लगाया, और फिर गले लगाते हुए मेरी हड्डियां महसूस कर रही थी पीठ पे, ऐसे फील कर रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ। और फिर कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो बस मेरे पैर दबाने लग गई। मैंने कहा सुबह से 3 लोग दबा चुके हैं मम्मी, दर्द नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, लेट जाओ। तो मम्मी पैर दबाई, बस 2-3 घंटा बस पैर दबाई। फिर बोला सर दबा देती हूँ। तो मैंने कहा हो नहीं रहा दर्द, तो फिर भी दबाए, हाथ दबाए। फिर रात में वो एक और आमीन मेरे साथ बैठे थे, उनकी दीदी आई थी, तो उनकी दीदी भी हमारे साथ पूरे समय थी। मतलब आई थिंक 3 हफ्ता हमारा भूख हड़ताल चला है। उस 3 हफ्ते में 3-4 दिन छोड़ के उसकी दीदी हर रोज़ हमारे साथ वहीं हमारे साथ बैठती थी। उसकी मम्मी भी आई थी। तो आमीन की दीदी सहज और मेरी मम्मी चले गए रात में फिर, और सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुली। अगले दिन मार्च था, उसी दिन 20 तारीख को, और मेरी मम्मी भी आई हुई थी। तो मैंने देखा मेरी मम्मी 5:30 बजे वहाँ पे आई है। मैं तो खुशी उठी कि अच्छा 8:30 बज गया, भूख हड़ताल टूटेगी क्या अभी। लेकिन फिर सुबह ही हुई थी, 5:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं सो गई। मेरी माँ को मैंने देखा, मेरी माँ साइड में बैठी हुई थी एक सोफे पे, और सोफे पे बैठे हुए वो आसपास देख रही थी कि कैसे सब आयशा के लोग, हम लोग बिस्तर पे लेटे हुए थे भूख हड़ताल पे लोग, और बाकी आयशा के लोग ज़मीन पे सब सोए हुए हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर, किसी की टांग पे, किसी के कंधे पे। और मेरी माँ बस ऐसे देख रही है कि ये लोग मेरी बेटी को बचाने आए हुए हैं, कि अगर कोई लेने जाएगा तो ये मेरी बेटी को बचाएंगे। और ये लोग उसको 5 लोग पूछ रहे हैं कि कुछ खाना है, अच्छा वॉशरूम उसको जाना है तो 6 लोग उसके साथ जा रहे हैं कि कोई सवाल ना पूछ ले, कोई वीडियो ना बनाए कि ये जवाब दे दीजिए, या कोई फ़ोटो खींचाने के लिए एनर्जी ना वेस्ट हो उसकी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ये सब देख रही हैं। और फिर जिस दिन फिर जंतर मंतर पे मार्च था, और फिर फाइनली हर जगह पे टीयर गैस शेल्स ये सब हुआ, और फिर जंतर मंतर पे भी टीयर गैस शेलिंग हुई। मेरी मम्मी टीयर गैस शेलिंग होने, मेरी माँ ने सुने वो टीयर गैस शेल्स जो बाकी जगहों पे फेंके गए, उसकी आवाज़ जंतर मंतर तक आ रही थी। लाठीचार्ज जिन्होंने फेस किया वो सब लोग हमारे टेंट पे आके मरहम पट्टी करवा रहे थे। मेरी माँ ने वो सब देखा। मेरी माँ ने टूटी हुई हड्डियाँ देखी, एक की गर्दन इतनी सूज गई थी क्योंकि वहाँ पे लाठी पड़ी थी, वो देखा मेरी माँ ने। मेरी माँ ने देखा एक साथी का पैर पूरा छिल गया था, मतलब खून निकल रहा था, वो देखा मेरी माँ ने वहीं पे टेंट पे बैठे बैठे। और फिर मेरी माँ की ट्रेन थी, तो बस 15 मिनट वो टीयर गैस शेल लगते हुए मेरी माँ बची हैं, तो वो चली गई। और कल मेरी माँ ने मुझे रात में फ़ोन किया 10 बजे और बोला तुम लोगों ने तो करवा दिया इस्तीफ़ा। तो मैंने कहा हाँ। तो मम्मी कहती सबको बहुत बधाई देना। वाह। तो मैंने कहा सब माँ बाप बदल रहे हैं, तो और आपके मेरी माँ घर क्यों की नहीं? कहानी है ये, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि घर घर में माँ बाप बदल रहे हैं? घर घर में माँ बाप बदल रहे हैं, और इसीलिए मोदी जी को डर लगना चाहिए। डर लग रहा है, बहुत डर। और बेचारे हो रहे हैं, बेचारे हो रहे हैं अभी, क्योंकि और आप बेचारा जो होना कह रही बाकी हैं है। ये बात, हमसे भी बातचीत करते हुए कई ऐसे लोग थे, मैं और मेरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी, जिसमें लोग ये कह रहे थे वहाँ पर कि अपने माँ बाप से लड़ के आया हूँ, नंबर 1, नंबर 2 मुझे शर्म आ रही है कि मेरे माँ बाप बीजेपी के वोटर्स हैं, नंबर 3 अपने माँ बाप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी जनरेशन है जेन जी, ये मिलेनियल्स को और बूमर्स को सो कॉल्ड बदलने की कोशिश कर रही है। तो ये यानी आप ये नहीं समझती कि ये सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए एक मंत्री के इस्तीफा, पहली बात तो मुझे लगता था ये मांग ही अपने आप में बहुत अजीब थी कि हमें सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। मुझे लगता है इस्तीफा तो आरएसएस का मांगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के इशारों पर चल रही है। आप देखिए तमाम यूनिवर्सिटीज़, हर जगह जो सड़न है ये इस विचारधारा की सड़न है, इसमें लोग खराब नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के अधिकारी, आप सोचिए भारत की ब्यूरोक्रेसी, नेहरू जी ने जिसको स्थापित किया, जवाहरलाल नेहरू ने, उस ब्यूरोक्रेसी को सड़ा दिया है इन्होंने। ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स ही तो हैं जो तमाम संस्थाओं को चलाते हैं। तो यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि ये इस्तीफे से शुरू हुई कहानी इस्तीफे पे आकर ख़त्म हो रही है, ये कहाँ जा रही है कहानी? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये ऑफ कोर्स मूवमेंट शुरू हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन वही है, मूवमेंट्स क्या से क्या हो जाते हैं, ये समाज की संभावनाओं की सबसे खूबसूरत चीज़ भी है, और
मैं पॉलिटिक्स शायद करती भी इसलिए हूँ क्योंकि ये मैंने बार बार मूवमेंट्स में होते हुए देखा कि आप सड़क पे उतरे क्योंकि एक CAB आया और आपके मूवमेंट के चलते चलते वो CAA हो गया, एक्ट हो गया, और धीरे धीरे उसने इस देश को ये याद दिलाने की कोशिश कर दी कि आज जो तुम्हें बना दिया गया है भाजपा RSS द्वारा वो तुम कभी थे ही नहीं। वो सिखा दिया। किसान आंदोलन ने ये सिखा दिया कि अडानी अंबानी को सवाल पूछते हुए 70-80 साल के बूढ़े लोग कैसे दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को जाम करके 1 साल से ज़्यादा घर बसा सकते हैं। मतलब simply refused to go away, simply refused to go away। जो रेसलर्स प्रोटेस्ट्स हुए थे, इवन दो वो इतना बड़ा आयाम उस तरह से नहीं उनको लेने दिया जाएगा, बहुत ब्रूटल रिप्रेशन उसको तो क्रश कर दिया गया, क्रश कर दिया बहुत ब्रूटली। जैसे शाहीन बाग मूवमेंट को भी 100 दिनों के भीतर उसको जैसे क्रश किया गया। लेकिन आप इस मामले में भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, पता नहीं ये ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन में ऐसा कुछ था, काफ़ी भाग्यशाली और किस्मत वाले आप लोग रहे कि 50 दिन के भीतर जहाँ से बीज पड़ा और जब तक पूरी बहार आई तब तक सिर्फ 50 दिन लगे, वरना ज़्यादातर मूवमेंट्स तो देखिए अपनी मौत खुद मर जाया करते हैं और सरकारें इंतज़ार करती हैं कि ये मूवमेंट्स अपने आप मर जाएंगे। सही बात है, ये होता ही है। लेकिन पता नहीं, जैसे आप शाहीन बाग के बारे में भी बात करें या किसान आंदोलन ने तो चलिए वो अपनी एक परिणति को पहुंचा। हाँ। लेकिन मैं कहूँगी अगर शायद CAA का मूवमेंट नहीं होता तो मैं आज एक एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अच्छा। तो जो मूवमेंट्स हमें लगता है कि कभी मुकम्मल हुए नहीं, उन मूवमेंट से जो हासिल होता है वो हमसे पूछिए आप। आज या इवन 2-3 साल पहले तक जो सब यंग लोग यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे थे, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों राजनीति की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या आयशा अब आप क्यों कर रहे हैं, या आपको कहाँ मिला आयशा का पता, या आपको कहाँ मिली ये कविता जिससे आप इंस्पायर होकर के अब लेखक बनना चाहते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ मुशायरे वाली नहीं, सड़क पे संघर्ष की। वो आपको बताएंगे CAA के मूवमेंट का पता। तो वो मूवमेंट्स भी जो शायद कायदे से स्टेट जिनको क्रश कर देता है, वो मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है लोगों के दिलो दिमाग में, वो आजीवन रहता है। अगर मैंने नहीं देखा होता CAA का मूवमेंट तो मैं नहीं होती शायद आज एक एक्टिविस्ट। तो एक कर्ज है CAA का मूवमेंट का, एक कर्ज है उन तमाम इक्वल सिटीजनशिप एक्टिविस्ट्स का जो मैं हर रोज अपने एक्टिविज्म में चुकाने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि दुनिया इस तरह से भी देखी जा सकती है, इस दुनिया से। और CAA में तो ये तो बहुत वन साइडेड था ना, मुसलमान लड़ रहा है, पूरा देश उसके खिलाफ हो जाए, जिसको मुसलमान से प्रॉब्लम है वो एक तरफ आ जाए क्योंकि मुसलमान लड़ेगा, सिर्फ ये नैरेटिव दे दिया गया था। तो उसने तो बहुत ज्यादा रिप्रेशन झेला, उसके बावजूद लड़ता रहा। तो मैं तो कर्ज मानती हूँ उस मूवमेंट का, और हर रोज हर दिन जब मैं एक्टिविज्म करूंगी मैं उस मूवमेंट का कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगी जिसने मुझे सिखाया कि सॉलिडारिटी दिखती कैसे है, सॉलिडारिटी के लिए डंडे कैसे खाए जाते हैं, सर कैसे फुड़वाए जाते हैं, एक दूसरे के लिए जमीन पर बिच कैसे जाया जाता है, ये तो मुझे उसने सिखाया। और बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। देखिए आप 20 जुलाई को लड़कों पे डंडे पड़े और उसके बाद ये पूरा मूवमेंट बदल गया। ठीक उसी तरीके से जैसे 15 दिसंबर को जामिया में और उन स्टूडेंट्स की माओं ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसी औरतें, मैं कहती थी, मैं खुद देखा था CAA और रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये CAA की बात कर रही हैं। ऐसा लगता था कि मैं एक पत्रकार से कहीं ज़्यादा बहुत जज्बाती तौर पे उससे जुड़ गई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी माओं और मेरी खालाओं और मेरी बहनों जैसी वो औरतें थीं, रोटी पकाते पकाते आटे के हाथ झाड़ते झाड़ते जाके माइक पकड़ लेती थी और इंक़िलाब जिंदाबाद बोलती थी। पूरी एक नस्ल को बदल दिया था उस मूवमेंट ने। और आप ही नहीं, मेरे जैसे लोग भी कर्जदार हैं कि दुनिया को अलग नज़रिए से देखना सिखाया। पत्रकार के लिए हेडलाइंस लिखना और हेडलाइन बनना, इसके बीच का फ़र्क भी मिट गया। अब यहाँ पर बात ये हो रही है नेहा कि ये लोग जिनके पास 2 ऑप्शन हैं, जेन ज़ी, अक्सर मैं देखती थी कि इन रीलों में इश्क होता था, कुछ घंटों के अंदर इन रीलों में इश्क से इनकलाब बन गया या इनकलाब से ही इश्क हो गया। तो ये भी जेन ज़ी वापस लौट गया है या कुछ और करेगा ये? नहीं, जेन ज़ी तो अब सीख गया है कि प्रोटेस्ट्स पे डटे कैसे रहते हैं, और वो गुस्सा जो अपने सीने में संभाले हुए हैं हम लोग, वो गुस्सा तो अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए हम संभाले हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में तो हमारे लिए तो ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तो आगे आने वाले समय में
अलग अलग राज्यों में जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल वहाँ जाएंगे। वहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उन मूवमेंट्स को जा कर के हम मजबूत करेंगे। और एनटीए के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ ये जो मूवमेंट है उसको और मजबूत करना तो अभी बाकी सिर्फ है। एजुकेशन तक रखेंगी आप बिल्कुल अपनी नहीं। एक्टिविज्म को? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं। हम तो, मैंने कल भी यही बात कही कि ये जो जीत आज मिली है हमें, इस जीत की ऊर्जा को हमें अपने जितने अधूरे संघर्ष हैं उनको पूरा करने की तरफ लगाना है। चाहे वो संघर्ष हमारे जो यूनिवर्सिटीज से निकले हुए एक्टिविस्ट्स हैं, शर्जील हैं, उमर हैं, उनकी रिहाई में लगाना हो, चाहे वो इस वक्त मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके डिफेंस में आने की बात हो, या इनफैक्ट जो एसआईआर का बुलडोज़र इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है उसके बारे में बात करना हो, डिलिमिटेशन की जो कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करना जौहर हो। से मुझे याद आया कि क्या सीजेपी इस बात को शामिल करेगा अपनी मांगों में कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो ये एक्शन होने वाला है उसको रद्द किया जाए? देखिए, सीजेपी का तो मैं हिस्सा हूँ नहीं, लेकिन आयशा की वो मांग में हमेशा शामिल रहेगा, हमारे नारों में शामिल रहेगा। इनफैक्ट हमारी एक टीम जाने वाली है वहाँ पे सॉलिडारिटी देने के लिए और वहाँ पे स्टूडेंट से बात करने के लिए। वहाँ पे जो भी संभव प्रयास हमारी तरफ से चाहिए होंगे हम बिल्कुल वो एक्सटेंड करेंगे। आयशा जाने वाला है, कल परसों हम लोग एक टीम लेकर के जाएंगे एंड विल बी देयर। और राहुल गांधी के साथ जब आप नज़र आए, आपके साथ साथ जेएनयू के और भी स्टूडेंट्स नज़र आए, ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक सीजेपी के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन आयशा के लोग वहाँ पहुँच गए, मुझे ज़रा समझ में नहीं आया। एक्चुअली हम लोग राहुल गांधी से मिलने गए क्योंकि एनएसयूआई जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, उनके साथ तो हमारे रिश्ते हैं ही। हम लोग साथ में यूनिवर्सिटीज़ में कामकाज करते हैं और एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो एनएसयूआई के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैं बधाई देती थी जब वो अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो भी हमारे मूवमेंट जो चल रहा था जंतर मंतर पे या बाकी जगहों पे, उनके स्पीचेस का मुझे भी रील भेजते थे और बोलते थे कि आप अच्छा बोल रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है हंगर स्ट्राइक पे, वो पूछते थे। तो एक बातचीत चल रही थी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते हम राहुल गांधी से मिलने गए थे। उनसे इन्हीं सब चीज़ों पे बात हुई। इस वक्त जो देश का एजुकेशन सिस्टम ढह रहा है और ये बाय डिज़ाइन ढह रहा है, इसको ढाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं जो करप्ट हैं, पूरा सिस्टम ही बदला जा रहा है और सिस्टम को इस तरह बनाया जा रहा है कि क्रिटिकल यंग माइंड्स उससे ना उभरें, कंप्लायंट यस सर यस मैम बोलने वाले दिमाग वहाँ से उभरें। इन सब चीज़ों पे बात हुई और जो मूवमेंट चल रहा था स्टूडेंट्स का जंतर मंतर पे, उसको लेकर भी बात हुई। उनसे ये भी बोला कि आप सॉलिडारिटी में आए, तो उन्होंने सॉलिडारिटी भी व्यक्त की। तो इन सब चीज़ों पे ही बात हुई। इनफैक्ट आई थिंक अगर ये कुछ दिन और चलता तो वो आते, उन्होंने अश्योरेंस। लेफ्ट पार्टियों की तो सरकार भी रही है कांग्रेस के साथ, तो आपका तो साथ बड़ा पुराना है, ऐसा तो नहीं है? मुझे वहाँ कुछ ऐसा आभास सा हुआ, एक हिंट सा मिला कि हो सकता है नेहा ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। नहीं नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। इनफैक्ट जब भी हमें कोई ये कहता है कि, अब लोगों को लगता है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, पर ये तारीफ़ होती नहीं है। वो कहते हैं कि आप लेफ़्ट से हैं, अगर आप लेफ़्ट से नहीं होती, किसी और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से होती, तो आप इतनी बड़ी नेता बन गई होती। तो हम उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़्यादा आर्टिकुलेट महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं लेफ़्ट में हूँ स्पेसिफिकली इसलिए आपको जो मैं कहती हूँ वो इतना पसंद है। वो मेरे बारे में नहीं है, जो मैं कहती हूँ उसके बारे में है, और जो मैं कहती हूँ वो लेफ़्ट की विचारधारा है। तो अगर मैं लेफ़्ट से अलग हो जाती हूँ तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा जो मैं कहूँगी। कांग्रेस भी सेंटर लेफ्ट है, ऐसा नहीं है? नहीं, जैसे but कहते हैं ना मैं कि दिल है जरा हल्का सा बाएं तरफ होता है, तो वैसे ही सेंटर लेफ्ट तो कांग्रेस भी है। नहीं, मैं फर्मली ऑन द लेफ्ट हूँ, सेंटर लेफ्ट नहीं हूँ। तो कांग्रेस में तो नहीं जाऊँगी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। वो इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई है। एज एन ऑपोजिशन पार्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करता रहे और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी यूनाइट करता रहे। इस तरीके के जन आंदोलन जो एक डायरेक्ट अटैक होते हैं सरकार के ऊपर और जिससे मोबिलाइज होता है सरकार के प्रति डिस्कंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, जस्टिफाइड डिस्कंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, उसमें सॉलिडारिटी देने का काम कांग्रेस लगातार करते रहे और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज करते रहे।